जय श्री राम। जैसा कि अभी सरकारी विद्यालयों में जो कोरोना काल में शिक्षण कमियां रही है, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करवाई जा रही है। उस उपचारात्मक शिक्षण में जो मुख्य रूप से समस्या है कि एक बच्चा 7वीं से सीधे 10वीं पढ़ रहा है। बच्चे हैं जो 7वीं से सीधे या 8वीं से सीधे 10वीं पढ़ रहे हैं। ऐसा है 2 वर्ष का जो शिक्षण है वो बच्चों के दिमाग में, दिल में नहीं है। तो उन 2 वर्षों की कमी को कैसे एक शिक्षक पूरा कर सकता है? तो हनुमंत कोचिंग क्लास जो वर्ष 2001 से गणित के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, तो जो कक्षा 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए, जैसे आज का विषय वस्तु ले लेते हैं बीज गणित। अब बीज गणित बिल्कुल एक अलग प्रकार की गणित हो गई और एक बच्चे को समझने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता, अति आवश्यकता पड़ती है। अब बीज गणित जो है, अब इस बीज गणित में जैसे गुणनखंड है, तो त्रिकोणमिति है, तो समीकरण है, तो कई प्रकार के चैप्टर होते हैं। अब उन सब चैप्टर को समझने के लिए एक बच्चे के पास, एक विद्यार्थी के पास आधारभूत बीज गणित का ज्ञान होना चाहिए। और वो आधारभूत ज्ञान क्या है? अब हर विद्यार्थी को 0 से शुरू करना होगा। अगर बच्चा 9वीं में पढ़ता है या 10वीं में पढ़ता है, तो हमें उसकी शिक्षण की जो शुरुआत है वो 0 से करना होगा। तो वो 0 से कैसे करेंगे? अब बच्चे को सबसे पहले कहना कि बीज गणित में 2 प्रकार के पद होते हैं। पद, अब बच्चा कहेगा कि 2 प्रकार के पद होते हैं। वो कौन कौन से पद? तो पहला होता है अपने पास चर पद। पहला जो पद है अपने पास है वो है चर पद। अब चर पद में ABCD के A से Z तक किसी भी मान को लिया जा सकता है। बीज गणित में ABCD के 26 अक्षर है, जो 26 लेटर है, किसी से भी हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अब ये जो चर पद है अज्ञात रूप में उपस्थित होते हैं, और इनका नाम चर क्यों पड़ा है? चर का मतलब चलायमान पद। चलायमान को हम साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जैसे चलती फिरती दुकान का कभी कोई मूल्य निश्चित नहीं होता है, भाव निश्चित नहीं होता है, वैसे ही इन चर पदों का मान कभी भी गणित में निश्चित नहीं होता है। हम देखते हैं कभी x का मान 5 आता है, तो कभी उसी x का मान 1000 आ जाता है। अब x तो वही है, कभी इसका मान, किसी सवाल में इसके उत्तर x बराबर 5 आते हैं, तो किसी में x बराबर 1000 आते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इन चर पदों के जो मान हैं वो कभी निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित मान होते हैं। अब चर पद को आप समझ गए होंगे कि ABCD, पूरी की पूरी जो ABCD है वो जो है चर पद। अब दूसरे जो पद है अपने पास वो है अचर पद। वो जो पद है अचर पद, अचर पद जो 0 से शुरू होते हैं, 0 से अनंत तक। वैदिक गणित में जैसे कि संख्या का मान अनंत तक माना जाता है, वैसे ही 0, 1, जो ये है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये चलता
रहता है। अब जो है इनका नाम अचर पद है, इनका नाम अचर पद है। अब अचर पद का मान हमेशा निश्चित होता है, जीरो का मान जीरो ही होगा, इसको हम जीरो के अलावा कुछ भी नहीं मान सकते हैं। एक का मान एक ही होगा, दो का मान दो ही होगा, दो के अलावा इसको हम कुछ भी नहीं मान सकते। दो को ना तो 2.25 मान सकते हैं, ना 2.25 मान सकते हैं। दो का मान निश्चित रूप से दो ही रहेगा, इसलिए इनका नाम है अचर पद। ये चलते फिरते नहीं, बिल्कुल फिक्स मान होता है इनका। अब बीज गणित में दो प्रकार के पद होते हैं, चर पद और अचर पद। अब ये चर पद और अचर पद मिलकर के बीजीय पद का निर्माण करते हैं। चर व अचर कह सकते हैं चर पद प्लस अचर पद, चर पद और अचर पद मिलकर के बीजीय पद का निर्माण करते हैं। किसका? बीजीय पद। अब ये बीजीय पद बनता कैसे है? चर पद और अचर पद करते हैं संक्रिया। क्या करते हैं? संक्रिया। अब आप संक्रिया शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे। गणित में 4 प्रकार की संक्रिया होती है। कितनी? 4 प्रकार की। गणित में वो 4 प्रकार की संक्रिया होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब ये चर व अचर आपस में मिलकर के या तो जुड़ते हैं, या आपस में घटते हैं, या गुणा होते हैं, या भाग होते हैं। आपस में इनके बीच में ये चारों में से, चारों की 4 संक्रिया हो सकती है, 4 में से 2 हो सकती है, 4 में से 1 हो सकती है। कोई न कोई एक संक्रिया तो जरूर होगी। तो ये चर पद और अचर पद मिलकर के संक्रिया करते हैं, जिससे बीज गणित का निर्माण होता है बीजीय पदों का। जैसे उदाहरण के लिए कई बार हम देखते हैं कि 2x लिखा हुआ होता है। अब 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वो विलोपित चिन्ह है गुणा। इसका मतलब हुआ अचर पद 2 को गुणा किया गया है x से, तब ये 2 को x से गुणा करने पर 2x बना। कई बार हम देखते हैं कि x प्लस 2 लिखा हुआ है, जो एक समीकरण के रूप में हमारे सामने रहता है, या किसी द्विघात जो किसी न किसी बहुपद के रूप में अपने बीच में रहता है। तो ये क्या है? चर पद में अचर पद जुड़ रहा है, यहां जोड़ की संक्रिया हो रही है। जैसे यहां गुणा की संक्रिया हो रही है, वैसे ही कई बार ऐसे भी देखते हैं 3x - 7। अब इसमें 2 संक्रिया हो गई, x को 3 से गुणा भी किया गया है और 3x में से 7 घटाए गए, तो गुणा और जो बाकी 2 संक्रिया अपने बीच हो गई है। तो ये जो चर व अचर पदों मिलकर के जो संक्रिया करते हैं, उनसे बनती है बीज गणित, उनसे बनते हैं बीजीय पद। तो बीज गणित क्या है? चर व अचर पदों की संक्रिया युक्त एक पद है। अब हम आगे कि हमारा जो मुख्य मूलभूत विषय वस्तु है, वो जो बीजीय पद तक हम आ गए हैं कि बीजीय पद या बीज गणित क्या होती है। लेकिन ये जो बीजीय पद वापस 2 प्रकार के होते हैं। बीजीय पद है वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के होते हैं? तो मैं बीजीय पद के बारे में आपको बताता हूं कि
बीज गणित का निर्माण तो चर व अचर पदों की संक्रिया स्वरूप हुआ, लेकिन ये जो बीजीय पद हैं ये भी वापस दो प्रकार के होते हैं। पहले हो गए सजातीय पद, पहला हो गया सजातीय पद और दूसरा हो गया विजातीय पद। विजातीय पद पहला तो हो गया सजातीय पद और दूसरा हो गया विजातीय पद। अब सजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के, जैसे राजस्थान में कुछ एक ही जाति के, जैसे सुतार है, लोहार है, सुनार है, ऐसे ही एक एक जाति के। तो सेम टू सेम जो जाति के होते हैं पद उनको कहते हैं सजातीय पद, और जो अलग अलग जातियों का मिश्रण होता है वहां वो होता है विजातीय पद। अब सजातीय और विजातीय में एक बात ये समस्या खड़ी होती है कि हम किसको सजातीय मानेंगे और किसको विजातीय मानेंगे। तो बीज गणित का निर्माण जैसे चर व अचर पदों के मिश्रण से बीजीय पद बनता है, बीजीय पद वापस दो ही प्रकार का होता है, सजातीय और विजातीय पद। अब सजातीय पद किसको कहेंगे? अब बीज गणित में जो है सजातीय पद किसको कहेंगे? तो सजातीय कहने के लिए समान घात वाले समान चर अब जो सजातीय की परिभाषा अगर हम करना चाहे तो ये परिभाषा हो गई कि सजातीय पद किसको कहते हैं कि समान घात वाले समान चर। अब समान चर का अर्थ ये हुआ कि ये जो x है, जैसे मैं एक चर लेता हूं x, इस x को मैं 4 बार लिख देता हूं। चार बार इस x को लिख दिया तो शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो सजातीय पदों के लिए देखना कि सजातीय समझने के लिए अगर हमें सजातीय पद को समझना है तो जैसे मैं 4 पद लेता हूं x, x, x और x, ये तीनों सजातीय है। ये जो चारों के चार है वो सजातीय। कारण कि बीज गणित में एक जो है वो 2 जगह छुपा हुआ रहता है। एक तो किसी भी चर पद के आगे गुणांक के रूप में, जैसे हम कोई चर लिखते हैं कि 2x, 2 को x से गुणा किया 2x बन गए, लेकिन 2 तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन किसी एक को 1x कभी नहीं लिखते हैं। एक हमेशा गुणांक के रूप में, जो गुणे का जो अंक होता है आगे, चर पद के आगे जो गुणे का जो अंक है, जो गुणे से जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा गायब रहता है, वो हमेशा विलोपित रहता है। तो यह जो गुणांक सबके एक एक है, लेकिन मुख्य बात दूसरा जो स्थान है एक के गायब होने का, वो घातांक के रूप में। कभी भी किसी भी चर पद की घात एक जहां होती है वहां एक लिखी नहीं जाती है, वहां एक घात लिखी नहीं जाती। यहां देखो एक घात, एक घात, एक घात, एक घात। अब मैं इन सब को इनकी घातें लगा देता हूं, 2, 2, 2, 2। अब भी ये सजातीय है,
क्योंकि अपनी जो शर्त है समान घात वाले, घात 2 2 2 2, अब इनके आगे मैं गुणांक चाहे कुछ भी लगा दूं, जैसे यहां माइनस के 7 लगा दिए गुणांक, यहां 5 लगा दिए, यहां 8 लगा दिए और यहां माइनस के 3 लगा दिए। अब भी ये सजाती है। अब आप कहेंगे इसके आगे तो -7 लगा हुआ है, इसके आगे 5 लगा हुआ है, इसके आगे 8 लगा हुआ है, इसके आगे -3 लगा हुआ है, तो ये सजाती कैसे हुए? तो बीज गणित में जाति का जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं चर पद। वो जो समान चर है वो समान घात में है तो वो सजाती है। अब दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण अगर लिया जाए विजातीय पद, तो विजातीय में आप समझ गए होंगे कि जैसे कि 2x², 2x की घात 3, 2x की घात 4। ये देखो चर तो इसमें समान चर जो है वो है x x x, चर तो समान है, चर पद तो इसमें समान है, लेकिन ये फिर भी ये अलग अलग जाति के हैं, ये विजातीय पद है। क्यों है? क्योंकि यहां घात देखे तो पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3 और तीसरे पद की घात है 4। जो घाते हैं जो अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय पद हुए। अब तो आप देखेंगे सजातीय पदों की घातें समान होती है समान चरों की, जैसे 2 2 2 2, लेकिन विजातीय पदों की घातें यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, अलग अलग घातें हो गई। तो सजातीय और विजातीय पद, बीज गणित का पहला जो भाग है ये यही है कि बीज गणित किससे बनती है, बीज गणित क्या होती है और बीज गणित में कितने प्रकार के पद होते हैं। तो चर व अचर। बीजीय पद कितने प्रकार के होते हैं? तो वापस कहेंगे 2 प्रकार के बीजीय पद होते हैं, सजातीय और विजातीय। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो शिक्षण है वो लेते हैं कि सजातीय और विजातीय ये हमने क्यों समझे, ये जो हमने क्यों समझे। तो बीज गणित में जो चारों संक्रिया के नियम है, चारों संक्रियाओं के नियम है, वो नियम क्या है? अब जो बीज गणित में जोड़ और बाकी का नियम, जोड़ और बाकी का नियम, किस गणित में? बीज गणित में जोड़ और बाकी का नियम, कि बीज गणित में जोड़ और बाकी कैसे होती है और कहां होती है और कहां नहीं होती है, कौन से पद जुड़ते हैं और कौन से पद नहीं जुड़ते हैं। इसके लिए जो पहला नियम है कि बीज गणित में केवल सजातीय पद जुड़ते हैं। पहली जो शर्त है
वो है सजातीय पदों के बीच बीजगणित में जोड़ और बाकी केवल और केवल सजातीय पदों के बीच ही होती है, ना कि विजातीय पदों के बीच। जोड़ और बाकी सिर्फ केवल सजातीय पदों के बीच में होती है। एक ही जाति के पद है तो उनके बीच में जोड़ होगी। ऐसे भी समाज में देखा जाए तो अपने रिश्ते नाते एक ही बिरादरी एक ही जाति के बीच होती है। ऐसे ही बीज गणित में भी जोड़ और बाकी केवल और केवल सजातीय पदों के बीच होती है। दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि बीज गणित में जब जोड़ और बाकी होती है तो जुड़ने वाले संबंधित समांतरों की घातें जो है, ठीक है, चर पदों की घात नहीं बदलती है। चर पदों की घात है वो नहीं बदलती है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मुझे 2x² में अगर 5x² जोड़ना है तो क्या ये जुड़ जाएगा? क्या ये जोड़ हो सकती है? क्या ये जोड़ हो सकती है? 2x² में 5x² जोड़े जा सकते हैं? तो यहां ध्यान से इस जोड़ और बाकी के नियम को देखना होगा कि पहली जो शर्त है वो है सजातीय पदों के बीच ही जोड़ और बाकी होती है। जोड़ और बाकी, ये ध्यान से देखो, इसमें चर है x और दोनों में x x समान चर हो गया। y y होता तो y y हो जाता, p p होता तो p p हो जाता, a a होता तो a a हो जाता, या कोई भी ABCD का समान अक्षर होता। दूसरी बात, इनकी घातें देखी जाए तो यहां भी घात 2 है और यहां भी घात 2 है, तो समान घात वाले समान चर सजातीय होते हैं। अब इनके आगे गुणांक क्या है? यहां 2 है, यहां 5 है। गुणांक कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक ही जाति के मनुष्य भी समान शक्ल के नहीं होते हैं, उनकी शक्लें भी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही यहां x² और x² ये सजातीय पद है। अब इनके बीच जोड़ होगी तो बीज गणित में जोड़ क्या होती है कि अंगगणित जुड़ती है। जैसे कि 2 और 5 हो गए 7, 2 और 5 हो गए 7, और x² का वापस x² ही लिखना है, क्योंकि दूसरी शर्त क्या कह रही है? चर पदों की घात नहीं बदलती है। जोड़ और बाकी के नियम में दूसरी शर्त ये एक चर पदों की घात, या चर पद x² है तो इसकी घात स्क्वायर ही रहेगी, इसकी घात स्क्वायर ही रहेगी, घातें कभी नहीं बदलती है। अब मैं अगर आपको कह दूं कि 10x² में अगर 5x की घात 3 अगर जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे? ये नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहां x की घात है 2 और यहां x की घात है 3, तो ये आपस में हो गए विजातीय। कैसे पद हो गए?
ये विजातीय पद हो गए। विजातीय पदों में जोड़ और बाकी कभी नहीं होती है। उनको जोड़ में लिखा जा सकता है, बाकी में लिखा जा सकता है, लेकिन आपस में समांतर न तो जुड़ते हैं न घटते हैं, और वास्तविक रूप में उनके बीच में जोड़ केवल संक्रिया रूप में दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है, वास्तविक जोड़ कभी नहीं होती है। तो ये जोड़ और बाकी का नियम है, जोड़ और बाकी का नियम है। ऐसे अब आगे बढ़े तो वैसे अगर एक उदाहरण लिखा जाए, जैसे मैं लिख दूं 2x² प्लस 5p प्लस 3x² प्लस 7p, अब ये जोड़ होगी या नहीं होगी? अब इसमें देखा जाए, सजातीय पदों को अगर देखा जाए तो इस पद का सजातीय पद है ये 2x² और 3x² दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो 2x² और 3x² आपस में जुड़ जाएंगे। 2x² और 3x² के लिए आप लिख सकते हैं 2 और 3 5x², और p की घात 1 का p की घात 1 आपस में सजाती है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 5p और 7p कितने हो गए? 12p। कितने p हो गए? 5p यहां पड़े हैं और 7p वहां पड़े हैं, तो 5p और 7p 12p। तो ये जो है जोड़ और बाकी का नियम। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नियम गुणा का नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नियम हम पढ़ेंगे वो है गुणा का नियम। तो हाँ, तो बीज गणित में गुणा करने के क्या नियम है? नियम बीज गणित में गुणा करने का क्या नियम है? तो देखिए, बीज गणित में जब गुणा करना होता है तो उसके लिए पहली शर्त कि गुणा सजातीय और विजातीय दोनों के मध्य बीज गणित में गुणा सजातीय पदों के बीच में भी होता है और विजातीय पदों के बीच में होता है। चाहे एक ही जाति के पद हो तो भी गुणा हो जाएगा, चाहे अलग अलग जाति के पद हो तो भी हो जाएगा। तो बीज गणित में जो गुणा का नियम है, गुणा करने का जो नियम है, गुणा करते वक्त हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि गुणा जो करते हैं वो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदों के बीच में
संभव होता है। अब दूसरी जो शर्त है कि बीज गणित में गुणा में घाते गुणा करते हैं तो गुणा में समान चरों की घातें जुड़ती है, समान चरों की घातें जुड़ती है। समान चरों की घातें जुड़ती है। बीज गणित में समान चरों की जो घातें हैं वो जुड़ती है। अब सजातीय और विजातीय आदि सभी प्रकार के पदों के बीच गुणा संभव है और गुणा में समान चरों की घातें जुड़ती है। अब जैसे मैं एक गुणा करना चाहूं कि 2x² को गुणा कर दूं 3x³ से, यानी कि दोनों जो है, दोनों जो पद है वो बिल्कुल अलग अलग है और दोनों जो पद है तो हम पढ़ रहे थे कि 2x² को गुणा कर रहे हैं 3x³ से। दोनों विजातीय पद है, सजातीय नहीं है, क्योंकि यहां घात 2 है तो यहां 3 है। तो अब गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होगा कि अंक गणित का गुणा अंक गणित से हो जाएगा 2 × 3। लेकिन बीज गणित का जो समान चर है, समान चरों की घातें जुड़ती है। बीज गणित में समान चरों की घातें जुड़ती है तो वो समान चर है अपने पास x, तो यहां लिखेंगे x की यहां घात है 2 और यहां घात है 3। अब ये गुणा हो जाएगा 2 × 6 और x की घात 2 और 3 5। जैसे मैंने कहा था जोड़ और बाकी में घातें नहीं बदलती है, जो इन समान चरों के बीच में जोड़ बाकी होती है उनकी घातें वैसी की वैसी रहती है, लेकिन यहां जो है गुणा में घातें जुड़ती है। अब समान चर रहने की x की घातें आपस में जुड़ेगी, y की घातें आपस में जुड़ेगी, z की घातें आपस में जुड़ेगी, z का समांचर z, p का समांचर p, r का समांचर r। ऐसे ही जैसे अब जो है अपने पास एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर अपने को जो गुणा करना है कि 2x की घात 3 × 5 x की घात 7 × 3 x की घात 2। ये जो गुणा करेंगे तो इसमें देखो पहले अंक गणित का गुणा 2 को 5 से, 5 फिर 3 से गुणा करना है, तो 2 × 5 × 3 × x की घातें जोड़नी है
x की घात पहली घात यहां है 3, दूसरी घात है 7 और तीसरी घात है 2। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 और x की घात हो गई अपने पास 3 और 7 10 और 2 12। कक्षा 9वीं और 10वीं में वो कोरोना के रूप में, एक खोखले एजुकेशन के रूप में जितने भी बच्चे कक्षा 9वीं में और 10वीं में पढ़ते हैं वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ज्ञान की कमी केवल अध्ययन से ही पूरी की जा सकती है। तो इस प्रकार अब मैं आपको अलग अलग विजातीय पद जैसे कि 2x इंटू 3y इंटू 4z, अब ये बिल्कुल विजातीय पद है, इनका गुणा करूंगा। इनका अगर मैं गुणा करूंगा तो ध्यान से देखना, इनका गुणा अगर मैं करूंगा तो ध्यान से देखना कैसे होगा कि 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6 और 6 चौके 24। अब यहां समान चर कोई है ही नहीं, x, y और z, ये आपस में तीनों गुणा हो जाएंगे। x, y, z ना तो समान चर है ना जोड़ने की समस्या, तो ये बिल्कुल विजातीय पदों के बीच में गुणा है। अब एक उदाहरण सजातीय पदों का गुणे के रूप में ले ले तो देखो कि जैसे 5x की घात 3 इंटू 3x की घात 3, ये दोनों सजातीय पद है। गुणा होगा तो 5 का 3 से 15 और x की घात 3 इधर वाले और 3 इधर वाले, 3 और 3 6, x की घात हो गई 6। ना कि आप ऐसा कर दो 3 को 3 से गुणा करके 3 तिया 9, अगर आप ऐसे लिख देते हो कि 15x की घात 9 तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो आपके गुणा का नियम। अब भाग, अब भाग भी बीज गणित में भाग का जो नियम है, मैं इसी में एडिट कर रहा हूं। भाग का जो नियम है वो क्या है, भाग का जो नियम है, भाग भी सजातीय और विजातीय दोनों पदों के बीच में संभव होता है। भाग भी है वो भी सजातीय और विजातीय दोनों पदों के बीच में संभव होता है। और भाग में गुणा की जगह भाग में समान चरों की घातें जो मैंने लिखा है जुड़ती है, इसकी जगह एक शब्द लिख रहा हूं, वो है घटती है। क्या हो जाता है, भाग में भाग क्रिया जो है वो सजातीय और विजातीय दोनों पदों के बीच में होती है और भाग में समान चरों की घातें घटती है। अब बड़ी घात वाले पद में से छोटी घात वाला मान घटता है। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे 10x की घात 7 में अगर भाग लगाना है 2x की घात 3 का, अब आप देखेंगे दोनों विजातीय पद है। भाज्य और भाजक दोनों विजातीय पद है।
अब भाग तो होगा इनके बीच में, जो अपना नियम क्या कहता है, सजातीय और विजातीय दोनों के मध्य भाग क्रिया होती है। और अब ये भाग जो करेंगे तो पहले तो 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। अब यहां कह रहे हैं कि समान चरों की घातें घटती है, तो यहां ऊपर घात है 7 और नीचे घात है 3। तो इस x की घात 7 में भाग लगा रहे हैं x की घात 3 का। एक्चुअल में जो ये बीजगणितीय नियम है वो कैसा काम करता है कि x की घात 7 है, इसको अगर हम वापस घातांक हटा दे तो x को हम 7 बार लिखते हैं, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। 1 2 3 4 5 6 7। और ऐसे ही नीचे जो x3 है, x1, x2, x3। अब इस x का भाग इस x में लग गया, इस x का भाग इस x में लग गया, इस x का भाग पूरा पूरा। जैसे अंगणित में 2 का भाग 2 में एक बार लगता है, वैसे ये पूरा पूरा लग गया, यहाँ 1 1 बचे हैं। अब पीछे जो x बचे हैं वो 1 2 3 और 4। वैसे ही ये जो x की घात 7 में x की घात 3 का भाग लगाते हैं तो ऐसे लिखेंगे x की घात 7 माइनस 3। क्या लिखेंगे, x की घात 7 माइनस 3। अगर आपको दिखाई नहीं देता हो तो एक बार और आपको जूम करके बता देता हूं। अब आप देखेंगे कि 5 के तो 5, 5 के तो 5 और x की घात 7 में से 3 गए 4। यह है भाग का नियम। तो भाग जो बीजगणित में सजातीय और विजातीय आदि सभी प्रकार के पदों के बीच संभव होता है। और तो ये जो है भाग सजातीय विजातीय आदि सभी प्रकार। अब मैं आपको एक बड़े पद का और भाग लगा के बता देता हूं। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि भैया 16 x की घात 4 y की घात 5 z की घात 4 में भाग लगाओ 2 x की घात 2 y की घात 3 और z की घात 2 का। ध्यान से देखोगे आप तो ये भाग भी लगाना कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है कि 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा, x की घात 4 में x की घात 2 का भाग 4 माइनस 2 इंटू y की घात 5 में y की घात 3 का भाग लगा रहे हैं तो 3 घट जाएंगे, 3 है वो घट जाएंगे। वैसे ही z की घात 4 में z की घात 2 का भाग लगाते हैं तो ये भी घट जाएंगे। अब क्या बचा, 8 x की घात 4 में से 2 गए, x की घात हो गई 2, y की घात हो गई 5 में से 3 गए 2
और z की घात 4 में से 2 गए 2, तो ये 8x² y² और z² के रूप में बच जाता है। तो बीजगणित में 4 संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। चारों को आपको समझा दी गई है, बता दी गई है कि कब जोड़ होती है, कब जोड़ बाकी होती है, किन पदों के बीच में जोड़ संभव है, किन पदों के बीच में संभव नहीं होती है। और अब ये जो जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इन नियमों का अगर हम अध्ययन करें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आपने देखा होगा कि कई बार सूत्र जो बनते हैं, जैसे कि आपने इस सूत्र को कई जगह देखा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y² के रूप में होता है। यह सूत्र 8वीं हो, चाहे कक्षा 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, और ये आगे तक कक्षाओं में चलता रहता है। तो यह सूत्र कैसे बना, कैसे नहीं बना है, अगर हमने जो अभी जो जोड़, बाकी, गुणा और भाग के जो नियम पढ़े हैं, उन नियम के दरमियान ये सूत्र बना है। कैसे बना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा किया गया है। अब गुणा कैसे किया गया है, ध्यान से देखना। एक कोष्टक को भाजक और एक को भाज्य माना जाता है। मैं पहले कोष्टक को भाजक मानता हूं, जैसे कि ये जो होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये नीचे शेषफल। ऐसे ही इसको भाजक और इसको भाज्य मानता हूं, तो आप ध्यान से देखना कि मैं इससे एक एक पद लेऊंगा और इसको गुणा करूंगा। इसका x लिया और इस पूरे को गुणा करूंगा, इसका प्लस y लिया और इस पूरे को गुणा करूंगा। अब मैं गुणा करूंगा तो x को x से गुणा किया, x की घात 1 और x की घात 1, x की घात 2, x को y से गुणा किया तो प्लस x को प्लस y से तो प्लस xy, और प्लस y को x से गुणा किया तो प्लस xy, और प्लस y को प्लस y से गुणा किया तो y की घात 1 और y की घात 1 दोनों समांतर है, घातें जुड़ेगी, x y की घात 2। तो आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का इसमें कोई सजातीय पद है? ऐसा कोई पद है जिसकी घात x की घात 2 हो? कोई नहीं है, ये अकेला है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई का सजातीय पद एक्स वाई, ये आपस में जुड़ेंगे। एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, कितने एक्स वाई हो गए? 2 एक्स वाई, प्लस वाई स्क्वायर का कोई सजातीय पद नहीं है, तो ये वाई स्क्वायर। ऐसे ही बीजगणित के तमाम सूत्र बनते हैं, वो त्रिकोणमिति में, अन्य दूसरी प्रश्नावलियों में, अभ्यासों में काम में लिए जाते हैं। तो ये विस्तृत अध्ययन का विषय है। कुछ मिनटों में या घंटे भर में सब कुछ बताया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रोचक जानकारियां हैं वो कभी आगे और दी जाएगी। वैसे आज का रोचक प्रश्न कि गणित में कि गणित में जो पाई होती है, इस पाई का मान 22/7 होता है। तो गणित में पाई का मान 22/7 ही क्यों हुआ? पाई का मान 22/7 ही क्यों हुआ? 23/7 क्यों नहीं हुआ?
तो ये जो पाई है, ये पाई क्या होती है आप जानते हैं कि ये जो वर्त होता है, जो वेत होता है, और ये बीच में व्यास होता है जिसको हम डी बोलते हैं, और ये पूरी है इसको परिधि बोलते हैं। ये जो गोल घेरा बना हुआ है इसको परिधि बोलते हैं, परिधि। संसार के जितना भी वर्त संबंधी माप है उसमें परिधि का माप और उसके व्यास का माप आप लेंगे। संसार में कहीं भी वर्त, किसी भी वर्त की परिधि का माप और व्यास का माप के बीच में अगर आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो अनुपात आएगा 22:7, जिसको हम ऐसे लिखते हैं पाई बराबर परिधि अनुपात व्यास, यानी कि यह अनुपात होता है 22:7। धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस उपचारात्मक शिक्षण का आप सब लाभ उठाएंगे। जो भी दूर दराज के विद्यार्थी हैं, जो अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो कक्षा में पहुंच नहीं पा रहे हैं या सोशल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो अभी बुलाए नहीं जा रहे हैं, वो सब विद्यार्थी अपने अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए इस उपचारात्मक शिक्षण कक्षा का लाभ उठावे। धन्यवाद।